आज हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं और वो है डिप्रेशन। इस बारे में हम लोग आजकल पिछले कुछ हफ्तों से काफी बातचीत करते आ रहे हैं, पर अनफॉर्चुनेटली उस बात में दिशा नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है। कई बार हमारे अंकल आंटी डिप्रेशन के बारे में क्या सोचते हैं या पॉपुलर मैगजीन आर्टिकल्स में डिप्रेशन के बारे में क्या लिखा है, ये सब हमें फायदा करने के बजाय भ्रमित कर सकता है, डिसइल्यूजन कर सकता है। इसीलिए जरूरी है कि ऐसे मुद्दों के बारे में जहां पे की क्लिनिकल अटेंशन जरूरी है, हम प्रोफेशनल्स की ओपिनियन ही जाने और उसे ही माने। तो आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, डॉक्टर प्रशांत गुप्ता, जिन्होंने अपनी एमबीबीएस और एमडी एम्स में की है साइकाइट्री से, और आजकल यूके में वो अपनी आगे की पढ़ाई और क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज डॉक्टर प्रशांत गुप्ता से हम जानेंगे कि नॉर्मल मूड स्विंग्स, लो फील करना और क्लिनिकल डिप्रेशन, इनमें क्या फर्क है, कि डिप्रेशन के रेड फ्लैग साइन क्या हैं, जिन्हें की पहचान कर हम अपनी और अपने आसपास वालों की मदद कर सकें। डॉक्टर प्रशांत गुप्ता हमें ये भी बताएंगे कि डिप्रेशन कितना कॉमन है, इसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का रोल कहाँ आता है, साइकाइट्रिस्ट के पास कब जाना होता है, और जो हमारे दिमाग में एक नोशन है कि साइकाइट्रिक इलनेसेस की मेडिसिन बहुत लंबी चलती हैं, एडिक्टिव होती हैं, उसके पीछे का सच क्या है। और एक और बहुत अहम मुद्दा, क्या हंसते हुए चेहरों को कभी डिप्रेशन नहीं हो सकता। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को एंड तक देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि अगर किसी को इस तरह की मदद की जरूरत है तो हम वो जरिया बन पाए जो कि उनकी जान बचा सके। So thank you so much, Dr. Gupta, for joining us today. Thank you very much for having me. I'm glad to be here. So let's get started, Dr. Gupta. So my first question to you is कि हम लोग डिप्रेशन शब्द का बड़ा ही कैजुअली इस्तेमाल करते हैं आजकल, कि मान लीजिए कोई छोटी सी बात हो गई कि अरे मुझे इस बर्थडे पार्टी पे जाना था, बड़ा एक्साइटेड था, कैंसिल हो गई, आज तो बड़ा डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ, या आजकल कोविड की वजह से दोस्तों से मिल नहीं पा रहा हूँ, बड़ा डिप्रेशन सा हो गया है। तो हम ले पीपल जिस तरह से डिप्रेशन टर्म का इस्तेमाल करते हैं वर्सेस आप जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, स्पेशली जैसे कि आप साइकाइट्रिस्ट हैं, तो आप डिप्रेशन को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं और हमें कैसे समझाना चाहेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम डिप्रेशन वर्ड को किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं। एक डिप्रेशन होता है जो कि इंग्लिश का वर्ड है, जहाँ पे हम किसी भी किस्म के सैडनेस को डिप्रेशन बोल देते हैं। जैसा आपने कहा कि भाई बोर हो रहे हैं तो मैं डिप्रेस्ड हूँ, अपने पसंद की कोई चीज नहीं हो रही तो मैं डिप्रेस्ड हूँ। एक दूसरा डिप्रेशन है जो कि हम क्लिनिकल सेंस में यूज करते हैं, यानी क्लिनिकल डिप्रेशन, जो कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स इस्तेमाल करते हैं और जो कि एक बीमारी है। इन दोनों में डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है आजकल, क्योंकि ये जो डिप्रेशन शब्द है ये काफी पॉप लिंगो के अंदर इस्तेमाल होने लग गया है, एंड एवरीबडी इज यूजिंग दिस टर्म। द डिप्रेशन व्हिच वी रेफर टू एज मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स इज अ डिजीज, Right. and it has got several symptoms, one of which is sadness of. तो डॉक्टर गुप्ता, आपने हमें अभी बताया कि जो सैडनेस है वो डिप्रेशन के बहुत कॉमन सिम्टम्स में से एक है, पर ऐसे और भी बहुत से सिम्टम्स हैं, तो आप हमें उनके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। डेफिनेटली। सो डिप्रेशन जो है वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स होता है। सबसे पहले जैसा मैंने कहा कि डिप्रेशन एक डिजीज है, हर डिजीज के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्टम्स होते हैं, डिप्रेशन के भी कुछ उसी तरीके से होते हैं। डिप्रेशन जो है वो एक बीमारी है जो कि और किसी भी बीमारी की तरह एक कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स से बनती है। जैसे कि यदि किसी को मलेरिया है तो उसके अंदर बुखार भी होगा, उसके अंदर उसे कपकपी भी होगी, उसके अंदर कमजोरी भी होगी, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्टम्स होते हैं। इसी तरीके से डिप्रेशन में भी अलग अलग टाइप के सिम्टम्स होते हैं। लोग कहते हैं कि भाई लाइफ में बहुत स्ट्रेस है जिसके कारण डिप्रेशन हो गया, कोई रिलेशनशिप का ब्रेकअप हो गया जिससे डिप्रेशन हो गया, कि सेलिब्रिटीज में डिप्रेशन हुआ, जहां पे हम देखते हैं कि भाई सब कुछ उनकी लाइफ में ठीक चल रहा है फिर भी कैसे डिप्रेशन हो गया। इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो सोशल सर्कमस्टेंसेज हैं हर किसी की, जिसके कारण स्ट्रेस होता है, कि चाहे पैसे की प्रॉब्लम है, चाहे जॉब की प्रॉब्लम है, चाहे पढ़ाई की प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, ये सब कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स होते हैं जी, कि ये डिप्रेशन को बढ़ाते हैं
या फिर डिप्रेशन को प्रोपगेट करते हैं, या जिसको पहले से टेंडेंसी है डिप्रेशन की, उसके अंदर डिप्रेशन को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं कि वहां पर उनको उत्पन्न हो जाए। लेकिन ये एज सच डिप्रेशन के कॉज के लिए इनफ नहीं है, मतलब कि डिप्रेशन का जो बेसिस है उसके लिए केवल ये होना इनफ नहीं है। आई थिंक ये आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, क्योंकि लोग अक्सर, जिन लोगों की लाइफ में सीमिंगली सब कुछ बहुत ग्लैमरस होता है, जैसे कि सेलिब्रिटीज हुए, उनकी लाइफ को ओवर सिंप्लीफाई करते हैं कहीं ना कहीं कि इन्हें डिप्रेशन नहीं हो सकता क्योंकि इनके पास सारी मटेरियल सक्सेस है और अपेरेंटली इनके रिलेशनशिप्स भी अच्छे हैं, तो देयर इज नो रूम फॉर डिप्रेशन। तो ये बात बहुत ज़रूरी है शायद हम सबके लिए समझने की कि अगर सीमिंगली हमारे सर्कमस्टांसेस बहुत अच्छे भी हैं तो ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। तो आई थिंक यू हैव मेड एन एक्सीलेंट पॉइंट जो कि हम सबको जानने की बहुत जरूरी है। डिप्रेशन का जो बेसिस होता है वो हमारे ब्रेन के अंदर होता है। एक केमिकल होता है जिसे सेरोटोनिन बोला जाता है, इसको कई लोग हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं। डिप्रेशन में जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम देखी गई है रिसर्च में, वो देखी गई है कि ये जो सेरोटोनिन होता है इसकी कमी हो जाती है ब्रेन के कुछ एरियाज में, जिसके कारण हमारे डिप्रेशन के सारे सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हार्मोन्स देखे गए हैं जो इसमें रेलेवेंट हैं, मगर वो सारे सेकेंडरी हैं और सेरोटोनिन वाली चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ट्रीटमेंट हमारा सारा इसी के ऊपर बेस्ड होता है। ये जो सेरोटोनिन की कमी है, इससे पहली चीज तो डेफिनेटली मूड खराब हो रहा है, सैडनेस रह रही है। लेकिन ये किसी भी टाइप की सैडनेस नहीं है, ये सैडनेस होती है परसिस्टेंट, हर समय बनी रहने वाली, हर सिचुएशन में बने रहने वाली। ऐसा नहीं है कि अभी किसी ने कुछ बोल दिया तो सैड हो गए, बाद में हैप्पी हो गए, बाद में कुछ भी कर रहे हैं, आराम से जी रहे हैं। नहीं, वो डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन होता है कि हर सिचुएशन में सैडनेस बनी रहे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आसपास क्या चल रहा है, सैडनेस बनी रहे, तो परसिस्टेंट लो मूड। इसके अलावा कुछ और मेजर सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के, जो कि पहली प्रेजेंटेशन हो सकती है किसी की भी, यानी कि डिफरेंट लोगों में अलग अलग टाइप के सिम्टम्स देखने को मिल सकते। एक दूसरा मेजर सिम्टम सैडनेस के अलावा होता है कि जो एक्टिविटीज जो अच्छी लगती हैं, जिनमें मजा आता है, उनमें मजा आना बंद हो जाए, या उनमें से इंटरेस्ट खत्म। कि मेरी हॉबी यदि क्रिकेट देखना है और उसमें से मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाए, डिमिनिश्ड इंटरेस्ट हो जाता है ऐसी एक्टिविटीज में जिसमें प्लेजर मिले। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट सिम्टम डिप्रेशन का होता है कि हमेशा थकान बनी रहना, ऐसे कामों में थकान हो जाना जो कि पहले इजीली कर लेते थे, या फिर हमेशा ऐसा लगना कि मेरे अंदर एनर्जी नहीं है। इसका एक वेरिएशन होता है खासकर इंडिया के अंदर, जहां लोगों को शरीर में अलग अलग जगह पे दर्द होते हैं और उन दर्दों की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती है। ये कुछ मेजर सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के, और जब इनमें से कोई सिम्टम या इनका कोई कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है तभी हम सोचते हैं कि इस जन को डिप्रेशन हो सकता है। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के, लेकिन वो इनके कॉम्बिनेशंस में प्रेजेंट होते हैं हमेशा, इनमें से किसी एक के साथ या एक से ज्यादा के साथ। दो मेजर टाइप के सिम्टम्स में डिवाइड करा जा सकता है डिप्रेशन के सिम्टम्स को। एक होते हैं जो हमारे माइंड में सिम्टम्स चल रहे हैं, यानी कॉग्निटिव सिम्टम्स, और दूसरे होते हैं जो हमारी बॉडी में सिम्टम्स चल रहे हैं, यानी बायोलॉजिकल सिम्टम्स। तो जो कॉग्निटिव सिम्टम्स होते हैं वो जो हमारे माइंड में चल रहे हैं, उसमें से डिप्रेशन में सबसे कॉमनली बात किए जाने वाले सिम्टम्स को हम होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस और वर्थलेसनेस का ट्रायड बोलते हैं। ये बहुत कॉमनली किसी आप साइकोलॉजिस्ट से बात करेंगे तो वो इस बारे में आपको बताएंगे। तो इनका मतलब ये होता है, इंसान को ऐसा फील होने लगता है कि मेरे फ्यूचर में कुछ नहीं रखा, आगे मेरे लिए भविष्य में कोई होप नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो वो है होपलेसनेस। इंसान को ऐसा फील होने लगता है कि मैं एक सिचुएशन में फंस गया हूँ, इस सिचुएशन में मेरी कोई मदद नहीं कर सकता और मैं इससे नहीं निकल सकता, ये होता है हेल्पलेसनेस। और तीसरी चीज, ऐसा फील होने लगता है कि मैं बेकार हूँ, मेरे बस की कुछ नहीं है और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, एक हीन भावना जैसा फील होना, उसे कहते हैं वर्थलेसनेस। तो ये काफी कॉमनली उन लोगों में देखने को मिलता है जिनको डिप्रेशन की बीमारी है। कुछ लोगों में ऐसा होता है कि वो अपने आप को हर चीज के लिए ब्लेम करने लगते हैं, हर चीज में उन्हें अपनी खुद की गलती दिखाई देने लगती है, कि जहां पे गलती नहीं भी है वहां पे भी गलतियां नजर आना, यानी एक्सेसिव गिल्ट की फीलिंग। जब ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जब ये होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस इतनी बढ़ जाए कि सब अंधेरा ही अंधेरा सामने दिखाई देने लग जाए, तो कुछ लोगों में सुसाइड के ख्याल
या खुद को नुकसान पहुंचाने के या जीवन को अंत करने के ख्याल आने लगते हैं। और कुछ लोग इस पे एक्ट भी करने लगते हैं, अपने आप को किसी तरीके से चोट पहुंचाना या अपने आप को मारने की कोशिश करना। कई लोग ओवरडोज करके या हैंगिंग करके या किसी ट्रैफिक में के सामने आकर, इस तरीके की चीजें काफी कॉमनली देखी जाती हैं। एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो हमारे माइंड में होता है कि हम किसी भी चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, हमारे काम सारे ठप हो जाते हैं, उसके कारण हम बात भी कर रहे हैं तो उस पर भी ध्यान नहीं होता, दिमाग कहीं और ही चल रहा होता है, बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं चीजों से। तो ये भी बहुत कॉमन कॉग्निटिव सिम्टम है। इसके अलावा जो मैंने पहले बताया कि बायोलॉजिकल सिम्टम भी होते हैं डिप्रेशन के, जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं, उसमें सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमारी नींद में चेंजेस होना, स्लीप डिस्टर्बेंस। तो ये स्लीप हमारी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। कॉमनली देखा जाता है कि कम होती है, या अगर हम सोए भी हैं उसके बावजूद भी लग रहा है कि थके हुए हैं, ये काफी कॉमनली देखा जाता है। कुछ लोगों में ऐसी प्रॉब्लम होती है कि दिन भर बेड में पड़े रहना का मन करता है, सोए रहने का मन करता है। हमारे एपेटाइट यानी भूख में चेंजेस होते हैं, जब लगता है कि भाई बिल्कुल खाने का मन ही नहीं कर रहा, या फिर एज अ कोपिंग मैकेनिज्म अपने इमोशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ लोग ज्यादा खाने लगते हैं। इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग वेट चेंजेस भी होते हैं कि भाई अगर भूख नहीं लग रही तो वजन कम होना शुरू हो गया, और ज्यादा खा रहे हैं तो वजन बढ़ना शुरू हो गया। एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम और होती है कि जिसमें सेक्स ड्राइव डिप्रेशन में लोगों की बहुत कम हो जाती है, या उसमें जो प्लेजर फील होता है वो फील होना बंद हो जाता है। जब कुछ लोगों का डिप्रेशन सीवियर हो जाता है तो उसमें कभी कभी जो हमारे बॉडीली मूवमेंट्स हैं, चलना फिरना, काम करना, लिखना, खाना खाना, इन सब में एक स्लोनेस आ जाती है कि हम सब काम बड़ा धीरे धीरे करने लगते हैं, ऐसे कि जैसे हमारी बॉडी बहुत भारी हो और उसे हिलाना मुश्किल हो रहा हो। तो ये भी एक सिम्टम देखने को मिलता है। इसके विपरीत कुछ लोगों के अंदर ऐसा होता है कि वो बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं, कि बेचैनी सी फील हो रही है, एक जगह टिक करके नहीं बैठ पा रहे, पैर बार बार हिलाए जा रहे हैं। ऐसा खासकर उन लोगों में होता है जिनमें डिप्रेशन के साथ साथ घबराहट या एंजाइटी का कंपोनेंट हो। ये सारे कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के, और ये हमेशा एक कॉम्बिनेशन में देखने को मिलता है डिप्रेशन में। इनमें से कोई एक सिम्टम अलोन डिप्रेशन नहीं है, लेकिन एक कॉम्बिनेशन मिलके डिप्रेशन बना। तो डॉक्टर गुप्ता, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी आप समझा रहे थे जो डिप्रेशन के कॉमन सिम्टम्स हैं उनके बारे में, तो मुझे लगा कि ये कॉम्बिनेशन आई थिंक हम में से ज्यादातर लोग कभी ना कभी एक्सपीरियंस जरूर करते हैं। तो यानी कि हम सबने कहीं ना कहीं डिप्रेशन एक्सपीरियंस किया हुआ है, या फिर इन सबका कॉम्बिनेशन भी नेसेसरीली डिप्रेशन नहीं होता? बिल्कुल। सो ये जो कॉम्बिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ, सुनने में थोड़ा सा ऑड लगता है कि ये सिर्फ सिम्टम का नंबर गिन करके या उनके कॉम्बिनेशन को देख करके डिप्रेशन बना रहे हैं, और अगर मुझे एक सिम्टम प्रेजेंट है तो वो डिप्रेशन नहीं है। बहुत सारी रिसर्च में ये देखा गया है और उसके बेसिस पे ही सारे डायग्नोस्टिक गाइडलाइंस एस्टैब्लिश हुए हैं। इनके कॉम्बिनेशन जब दिखाई देता है तो तभी हमें क्लिनिकल अटेंशन की जरूरत है, तभी हमें किसी प्रकार की इंटरवेंशन की जरूरत है। अगर इक्का दुक्का कोई सिम्टम प्रेजेंट है तो अक्सर उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे मेंशन करनी चाहिए कि ये सिम्टम्स का कॉम्बिनेशन के साथ साथ ये जरूरी है कि वो एक सस्टेन्ड तरीके से प्रेजेंट हो जी, यानी कि लगातार लंबे समय तक चलते रहें और हर सिचुएशन में बने रहें, और कम से कम 2 हफ्ते के लिए ऐसे सिम्टम्स कंटिन्यूअसली प्रेजेंट होने चाहिए, तब हम उसे डिप्रेशन बोल सकते हैं। राइट तो इससे ये एक बहुत कॉमन जो क्वेश्चन लोगों के दिमाग में होता है वो भी आंसर हो गया कि जो हमारे रेगुलर ब्लूज हैं कि हमें कभी अच्छा नहीं लग रहा या लाइफ में कोई एक ऐसा फेज आया जब हम परेशान हो गए, उसमें और ऐसे डिप्रेशन में जिसके लिए हमें प्रोफेशनल हेल्प सीख करनी चाहिए, क्या डिफरेंस होता है। तो ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है सबका, जिसको कि आपने हमारे लिए आंसर किया है। तो डॉक्टर गुप्ता, डिप्रेशन को आपकी बात सुनने के बाद हम काफी अच्छे तरीके से समझ गए हैं। तो अब हम नेक्स्ट चरण पे अपने कॉन्वर्सेशन को लेकर जाते हैं कि इस डिप्रेशन का इलाज क्या होता है। डिप्रेशन के बहुत से अलग अलग टाइप के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। अगर उन ट्रीटमेंट्स को मैं ब्रॉडली डिवाइड करूं तो मैं उन्हें 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकता हूं। एक होता है सेल्फ हेल्प, जिसका मतलब है कि खुद अपनी मदद करना, जहां पे लोग कुछ एक हेल्दी लाइफस्टाइल चेंजेस अपना करके डिप्रेशन को या तो प्रिवेंट कर सकते हैं, या फिर जब डिप्रेशन बहुत माइल्ड वैरायटी का है तो उसे ट्रीट भी कर सकते हैं। यदि सेल्फ हेल्प कामयाब ना हो, नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जहाँ पे आपने सुना होगा कि टॉकिंग थेरेपीज
या काउंसलिंग, ये कॉमनली यूज्ड वर्ड्स हैं इसके लिए। टाइप ऑफ थेरेपी आपने सुना हो, CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये भी एक कॉमनली यूज्ड वर्ड है। ये सब साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का हिस्सा होता है। और ये कब इस्तेमाल करते हैं? जब या तो सेल्फ हेल्प कारगर ना हो या फिर सिम्टम्स मॉडरेट सिवियरिटी के हों, माइल्ड ना हो, तो हमें साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। ये साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देने के लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है, जबकि सेल्फ हेल्प खुद किया जा सकता है। ये एक्सपर्ट्स जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट वाले होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, और ये अक्सर इनके पास स्पेशलाइजेशंस या डिग्रीज होती हैं ऐसे ट्रीटमेंट्स में, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हो गया, बिहेवियर थेरेपी हो गया। इसके लिए लंबे लंबे समय के कोर्सेज किए होते हैं। जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं ये लंबे टाइम के लिए चलाने पड़ते हैं। 12 to 24 वीक्स की वे ड्यूरेशंस अक्सर रिकमेंडेड होती हैं, जहाँ पे हर हफ्ते या हफ्ते में 2 बार जा करके साइकोलॉजिस्ट से बात करते हैं, कुछ थॉट टेक्निक्स का यूज किया जाता है और उससे डिप्रेशन को रिलीव किया जाता है। तीसरा स्टेप जो आता है ट्रीटमेंट का, वो मेडिसिन होते हैं। तो मेडिसिन हम तब यूज करते हैं जब ऊपर वाली दोनों स्ट्रेटजीज फेल हो गई हो या फिर सिम्टम्स सीवियर है। सीवियर सिम्टम्स रिस्पॉन्ड नहीं करते सेल्फ हेल्प को और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट को, और सीवियर सिम्टम्स को हम जल्दी भी ठीक करना चाहते हैं क्योंकि दे कैन बी डेंजरस। तो इसलिए हम उतना लंबे समय नहीं रुक सकते उन्हें ठीक करने के लिए, तो इसलिए मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ एम्फसाइज करने की जरूरत है कि हर किसी में मेडिसिन की जरूरत नहीं होती। मेडिसिन सिर्फ सीवियर सिम्टम्स में या जब हमारी दूसरी स्ट्रेटेजीज फेल हो गई होती हैं तब इस्तेमाल करते हैं। दिस वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव। एंड डॉक्टर गुप्ता, जो आपने 3 स्टेजेस हमें बताई या जो 3 डोमेन्स बताई, इसमें तीनों के कितने चैलेंजेस हैं ये आप मुझसे बेटर जानते होंगे। कि अगर हम सेल्फ हेल्प की बात करें, मैं भी अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्रोग्राम्स में कहती हूँ कि अगर हम अच्छे से एक्सरसाइज करें, बैलेंस डाइट लें, जंक फूड ना खाएं, स्क्रीन टाइम मिनिमाइज करें, तो ये हमारी फिजिकल ही नहीं, हमारी साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए भी बहुत अच्छा है। पर लोग समझते हैं कि एक बहुत ओवर सिंप्लीफिकेशन है, ऐसा करने से कैसे मेंटल हेल्थ अच्छी हो सकती है। तो आई थिंक आपकी इस टॉक के बाद लोगों में रीइंफोर्स होगा कि इन सारी चीजों के मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। और अगर हम सेकंड डोमेन की बात करें कि साइकोलॉजिस्ट्स के पास जाना, तो अनफॉर्चुनेटली हालांकि हमने बहुत प्रोग्रेस की है, पर फिर भी लोगों के मन में एक टैबू होता है कि अगर मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊं और ये मेरे आसपास वाले लोगों को पता चल जाए तो उनका नजरिया मेरे बारे में बदल जाएगा और वो मुझे कहीं ना कहीं पागल समझने लगेंगे, ऐसा लोग मानते हैं। और जहां तक आपने मेडिसिन की बात की, तो इसे लेकर तो लोगों के दिमाग में 2 ऐसे कंसर्न्स हैं जो कि मैं प्रैक्टिकली बहुत लोगों से सुनकर हैरान होती हूँ। पहला कंसर्न ये कि वो मानते हैं कि मेडिसिन के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं, और दूसरा कंसर्न ये कि वो मानते हैं कि ये मेडिसिन एडिक्टिव होती हैं, यानी कि अगर एक बार हमने दिमाग के रोग के लिए दवाई खा ली तो वो तो हमें जिंदगी भर ही खानी पड़ेगी। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये सारी चीजें जो आपने कही ये बहुत वैलिड है। सबसे पहली चीज सेल्फ हेल्प के बारे में, सेल्फ हेल्प सारी कॉमन सेंसिकल चीजें होती हैं। कई बार जो लाइफ में सिंपलेस्ट चीजें ही होती हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होती हैं। बिल्कुल। सेल्फ हेल्प जो है वो बहुत सारे फिजिकल डिसऑर्डर्स के लिए रिकमेंडेड होती है। जब किसी को डायबिटीज होगा तो डेफिनेटली उसे एक बैलेंस डाइट लेने की जरूरत है, एक्सरसाइज करने की जरूरत है। हमारी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ किसी ना किसी लेवल पर लिंक्ड होती है। ये दोनों को इंडिपेंडेंट कैटेगरीज की तरह से नहीं देखा जाता, क्योंकि मेंटल हेल्थ भी जैसा हमने शुरुआत में बात करी, अल्टीमेटली हमारे ब्रेन से लिंक्ड है और ब्रेन के एक केमिकल से लिंक्ड है। जहाँ बॉडी पे जिन चीजों से फायदा हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को हर जगह फायदा करता है। इसलिए सेल्फ हेल्प को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, सेल्फ हेल्प एक प्रिवेंटिव मेजर की तरह यूज किया जा सकता है। उसे ट्रीटमेंट की तरह यूज करना तभी पॉसिबल है जब हमारे डिप्रेशन के सिम्टम्स बहुत माइल्ड लेवल पे, जहाँ पे डिप्रेशन के सिम्टम्स इंक्रीज हो गए कि मॉडरेट लेवल पे या सीवियर लेवल पे पहुंच गए, वहां पे सेल्फ हेल्प अकेले कारगर नहीं है। सेल्फ हेल्प तब भी करना चाहिए। ये भी हो सकता है जो भी आपने हमें बताया कि जो डिप्रेशन है उसका एक बाय प्रोडक्ट या सिम्टम ये भी है कि रोजमर्रा की एक्टिविटीज में या इन जनरल जो चीजें अच्छी लगती हैं उनमें इंटरेस्ट भी कम हो जाता है, तो शायद सेल्फ हेल्प की तरफ इतना ध्यान ही नहीं जाता होगा या मोटिवेशन भी महसूस नहीं होती होगी। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसके लिए मोटिवेशन ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल होता है डिप्रेशन में। और ऐसे में ही कई साइकोलॉजिस्ट इसमें हेल्प करते हैं, जिसको बिहेवियरल एक्टिवेशन प्रोग्राम्स कहा जाता है, जहां पर वो लोगों को एक ग्रेडेड तरीके से, एक सिस्टमैटिक सिक्वेंशियल तरीके से छोटे छोटे टास्क असाइन करते हैं, जो कि इन्हीं कुछ चीजों में से एक होते हैं कि भाई आपने आज 15 मिनट एक्सरसाइज करनी है, या आपने आज 10 मिनट मेडिटेशन करनी है, या आपने आज अपनी डाइट का इस
इस तरीके से ख्याल रखना है, या आपने आज एक अपनी हॉबी उठाकर उसे आधा घंटा करना है ताकि आपको एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिले। तो ये सेल्फ हेल्प जो है वो हम प्रिवेंशन की तरह तो यूज करते ही हैं, कहीं ना कहीं उसे ट्रीटमेंट की तरह यूज किया जा सकता है, लेकिन मैं जो एम्फोसाइज करना चाहूंगा कि जब बीमारी थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है तो अकेले इसको ट्रीटमेंट की तरह नहीं यूज किया जा सकता, इसे कॉम्बिनेशन में यूज करना पड़ता है। हाँ, आजकल जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो सेल्फ हेल्प में इंक्लूडेड है कि भाई अपना स्क्रीन टाइम कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि स्क्रीन टाइम के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं मेंटल हेल्थ के साथ में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि भाई स्क्रीन जो होता है वो एक ब्रेन को अलर्ट करता है और हमारी स्लीप उससे डिस्टर्ब होती है। तो कई लोग होते हैं भाई रात भर स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स पे बिंज कर रहे हैं, तो ये सब हमारी स्लीप के लिए काफी खराब होता है और स्लीप का डायरेक्ट एसोसिएशन है मेंटल हेल्थ के साथ में। एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो सेल्फ हेल्प का है, जो मैं सबको रिकमेंड करता हूँ, वो है मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। काफी रिसर्च में देखा गया है कि इसके बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं मेंटल हेल्थ के ऊपर। डिप्रेशन और एंजाइटी में खासकर ये बहुत बेनिफिशियल होता है। इसके लिए बहुत सारे ट्यूटोरियल्स और एप्स अवेलेबल हैं, जो लोगों को पसंद आए वो ट्राई करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, इट्स क्वाइट बेनिफिशियल। राइट। तो आप बात कर रहे थे, डॉक्टर गुप्ता हमें अवेयर करवा रहे थे, जो हमारी ये मनोरोग विशेषज्ञ जो हमें दवाइयाँ रेकमेंड करते हैं, जैसे अगर हम डिप्रेशन की दवाइयों की बात करें तो उसमें जो लोगों के 2 चीफ कंसर्न्स हैं, एक ये कि ये दवाइयाँ एडिक्टिव होती हैं और अगर एक बार खा ली तो जिंदगी भर खानी पड़ेंगी, और दूसरी ये कि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत खराब होते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? सब चीजों के साइड इफेक्ट होते हैं, सभी दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं। आजकल दिल्ली में सांस लेने के भी साइड इफेक्ट्स हैं, इतना पॉल्यूशन है। बिल्कुल। कहने का मतलब ये है कि अब तो वायरस भी है डॉक्टर गुप्ता, डबल ट्रबल। हाँ बिल्कुल। कहने का मतलब ये है कि लाइफ में कोई भी काम को यदि रेगुलेटेड तरीके से ना किया जाए तो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। हाँ, लेकिन अगर उसे सही तरीके से रेगुलेट करके किया जाए तो साइड इफेक्ट्स को या तो अवॉइड किया जा सकता है या कंट्रोल किया जा सकता है। डिप्रेशन की दवाइयों में भी कुछ इसी तरीके का होता है। जो डिप्रेशन की दवाइयाँ होती हैं वो बहुत ही विभिन्न प्रकार की होती हैं, from very safe medicines to medicines which have considerable number of side effects, पूरा स्पेक्ट्रम अवेलेबल है। जो गाइडलाइंस बनी हुई है ट्रीटमेंट की, कभी भी ट्रीटमेंट किसी भी बीमारी का होता है तो वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स या गाइडलाइंस के हिसाब से होता है। ऐसा नहीं होता कि आप किसी डॉक्टर के पास गए, उसके आज मन में आया कि ये वाली दवाई देता हूँ और ये दे दी, ऐसा नहीं होता। वो हमेशा एक प्रोटोकॉल या गाइडलाइन बेस्ड ट्रीटमेंट होता है, और गाइडलाइंस के मुताबिक जो फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट होता है डिप्रेशन का, वो ऐसी दवाइयां होती हैं जिनके साइड इफेक्ट्स काफी कम होते हैं, करीब करीब ना के बराबर। एक अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है कि ये जो डिप्रेशन की दवाइयां होती है, SSRIs, काफी कॉमनली हर्ड ये शब्द है SSRIs, ये वन ऑफ द कॉमनेस्ट प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन अराउंड द वर्ल्ड है। अगर ये सीरियस साइड इफेक्ट वाली दवाइयां होती तो कभी भी इतने कॉमन यूज में आ पाना इनका मुश्किल हो पाता। तो ये जो मेडिसिन हैं इनके साइड इफेक्ट्स काफी मिनिमल होते हैं, और डेफिनेटली अगर आप दवाई शुरू कर रहे हैं या आपका डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है दवाई शुरू करने के लिए, तो आप उसके बारे में पढ़ें, डॉक्टर से सलाह लें कि भाई क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, कैसे ध्यान रखना है, तो उससे इनको कंट्रोल किया जा सकता है। और यदि साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि प्रॉब्लमैटिक है, जो झेल नहीं पा रहे, तो दूसरी दवाइयां भी अवेलेबल हैं, और हर इंसान को डिफरेंट दवाई सूट कर सकती है, ये हमें ख्याल में रखने की जरूरत है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर किसी एक दवाई के साइड इफेक्ट हुए तो सारे ही दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होंगे। और जहां तक बात रही इनके एडिक्टिव होने की, कि एक बार ले ली तो जिंदगी भर खानी पड़ेगी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? इसका शॉर्ट आंसर है नो, ये दवाइयां एडिक्टिव नहीं होती हैं। मगर ये मिथ्या कहाँ से आई कि ये एडिक्टिव होती हैं, उसके लिए, उसको जानने के लिए, समझने के लिए थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड देना चाहूंगा। जो बीमारियां होती हैं, कोई भी बीमारी, चाहे वो फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, वो डिफरेंट टाइप की ट्रेजेक्टरीज हो सकती है उन बीमारियों की। कुछ बीमारी होती हैं जो कि हुई और खत्म हो गई, जैसे कि वायरल बुखार होता है कि हुआ, कुछ दिन में खत्म हो गया। कुछ बीमारियां होती हैं जो बार बार होने वाली बीमारियां होती हैं। फॉर एग्जाम्पल रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बीमारी है तो उसके बीच बीच में एग्रीवेशंस होते हैं, एक बार हुई, फिर कुछ समय ठीक रही, फिर दोबारा हुई, फिर कुछ समय ठीक रही, फिर दोबारा हुई, ये हो गई एपिसोडिक बीमारी। तीसरी टाइप की बीमारी होती है जो कि क्रोनिक बीमारियां होती हैं, कि जो बनी रहे, जैसे कि डायबिटीज, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, अगर जिसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो वो सालों साल, कभी कभी जिंदगी भर बनी रहेंगी। अब जो डिप्रेशन है वो इन तीनों ही टाइप की ट्रेजेक्टरीज में हो सकता है।
यानी कि वो कुछ लोगों में होता है कि एक बार हुआ और फिर ठीक हो गया, चाहे अपने आप चाहे दवाइयों के या किसी ट्रीटमेंट के सहारे, और फिर दोबारा नहीं हुआ। कुछ लोगों में होता है कि वो एपिसोडिक होता है, कि बार बार होने वाला, या रिकरेंट डिप्रेशन जिसको बोलते हैं, कि एक बार हुआ ठीक हो गया, फिर कुछ समय ठीक रहे, फिर दोबारा हुआ ठीक हो गया, फिर कुछ समय ठीक रहे। और तीसरा टाइप का जो क्रॉनिक डिप्रेशन होता है कि वो साल दर साल लगातार चलता जा रहा है। तो जहां पे ये एडिक्टिव नेचर की दवाइयों की बात होती है वो वहां पर होती है जब दवाइयां लंबे समय तक लोगों को प्रिस्क्राइब करी जाए। ये बताना डॉक्टर्स के लिए शुरुआत में संभव नहीं होता कि डिप्रेशन कितने समय तक रहेगा। बिल्कुल। कि भाई अगर मैं किसी डॉक्टर के पास गया हूँ अपने डिप्रेशन को लेके, तो मुझे थोड़े समय तक रहने वाला डिप्रेशन है या लंबे समय तक रहने वाला डिप्रेशन, ये पहली बार में बता पाना संभव नहीं है। तो इसलिए जब दवाइयां दी जाती हैं तो वो अक्सर साल भर के लिए दी जाती हैं या 2 साल के लिए दी जाती हैं, ताकि एक बार डिप्रेशन ठीक हो और उसके बाद कुछ समय तक दवाई की एफिकेसी बनी रहे, ताकि डिप्रेशन दोबारा उबर के ना आए तुरंत। कुछ लोगों में दवाइयां लंबे समय तक देने की जरूरत पड़ती है, और वहीं से ये मिथ्या शुरू होती है कि ये दवाइयां एडिक्टिव है। इन पे एक, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक स्प्रिंग है जिसको एक उंगली दबा रही है। अगर हम इस स्प्रिंग को एक क्रॉनिक बीमारी समझे, चाहे वो क्रॉनिक डिप्रेशन हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो, उंगली है उसे दवाई समझे। जब ये दवाई इस बीमारी को दबा रही है अपने इफेक्ट से, तब तक वो कंप्रेस्ड है, तब तक वो कंट्रोल में है। लेकिन जैसे ही वो दवाई का इफेक्ट हट रहा है तो वो बीमारी या वो स्प्रिंग वापस अपने नेचुरल कंडीशन में आ रही है। ये सेम चीज डायबिटीज के साथ होती है, यही सेम चीज हाई ब्लड प्रेशर के साथ होती है, और यही सेम चीज कई किस्म के डिप्रेशन में होती है। कहने का मतलब ये है कि ये नेचर ऑफ बीमारी है कि वो दवाई लंबे समय तक लेनी पड़ रही है, ये वो नेचर ऑफ दवाई नहीं है कि वो एडिक्टिव है इस वजह से लंबे समय तक लेनी पड़ रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये बीमारी का नेचर है कि अगर बीमारी लंबी चली तो दवाई लंबी चलेगी, ना कि ऐसा कि जो दवाई है वो हमें एडिक्ट बना रही है या डिपेंडेंट बना रही है। तो डॉक्टर गुप्ता, एक और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है लोगों का कि ऐसा हम अपने अंदर क्या महसूस करें, आसपास वालों में क्या चीजें देखें, क्या ऐसे लक्षण देखें या सिम्टम्स देखें जब हमें जरूर हेल्प लेनी चाहिए, प्रोफेशनल हेल्प। तो उसके बारे में आप हमें गाइड कीजिए। ये बहुत ही जरूरी चीज है। तो इसे मैं 2 चीजें बताना चाहूंगा, एक तो कब हेल्प लेनी चाहिए और एक कब इमीडिएट यानी तुरंत हेल्प लेनी चाहिए। कब हेल्प लेनी चाहिए, तो अभी जो मैंने ये सारे सिम्टम्स डिप्रेशन के डिस्क्राइब करे कि जो बायोलॉजिकल सिम्टम्स और कॉग्निटिव सिम्टम्स और जो मेजर सिम्टम्स डिप्रेशन के, अगर इसमें कोई भी सिम्टम्स आपको हो रहे हैं और उससे आपकी लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके वर्क में, आपके एजुकेशन में, आपके रिलेशनशिप्स में किसी भी तरीके का फर्क पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत पड़ रही है। लेकिन कब हमें एकदम तुरंत हेल्प लेनी चाहिए और जब बिना कुछ भी टाइम वेस्ट करे तुरंत किसी प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए, उसके कुछ मार्कर्स होते हैं जिसका हमें खास ध्यान रखने की जरूरत है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि सुसाइड की भावना मन में आने लग जाए, अगर बार बार ये ख्याल आ रहा है मन में कि मैं अपना लाइफ खत्म कर लूं या मारने की इच्छा हो रही है खुद को, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हमें तुरंत हेल्प लेनी चाहिए। दूसरी उसमें चीज है कि डिप्रेशन में जैसा हमने बात करी कि लोगों का खाना पीना काफी कम हो जाता है या करीब करीब बंद हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में हमें माल नरिशमेंट हो सकता है या पानी की कमी से डिहाइड्रेशन हो सकता है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो इसमें भी तुरंत हमें प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। और तीसरी चीज, कभी कभी जब डिप्रेशन बहुत सीवियर होता है तो लोगों को हेल्यूसिनेशंस होने लगती, यानी कि ऐसी आवाजें सुनाई देने लगना या ऐसी चीजें दिखाई देने लगना जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, ये एक सीवियर डिप्रेशन का मार्कर हो। तो ऐसी सिचुएशन में हमें तुरंत हेल्प लेनी चाहिए। अक्सर ये चीजें जो खुद इनसे गुजर रहा है उसके लिए जान पाना मुश्किल होता है, तो ऐसे में घर वालों का या फ्रेंड्स का रोल आता है जहाँ पे वो ये चीज नोटिस करें और अपने जो रिश्तेदार हैं या फ्रेंड हैं उनको तुरंत किसी डॉक्टर के पास लेकर। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रशांत गुप्ता। आई थिंक आपने इतनी सारी चीजें इस वीडियो में हमारे लिए क्लियर की हैं। पहले आपने हमें ये समझने में मदद की कि हम ब्लूज और क्लिनिकल डिप्रेशन के बीच में किस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हम डायग्नोसिस डेफिनेटली नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट इतना जान सकते हैं कि कब हमें डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए। आपने हमें ये भी बताया कि किस तरह से हम सेल्फ हेल्प कर सकते हैं प्रिवेंटिव कंडीशन के लिए, एटलीस्ट जब तक कि वो माइल्ड है। कब हमें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, कब हमें साइकाइट्रिस्ट के पास जाना है,
और आई थिंक ये जो बात आपने हमें बताई है कि जो दवाइयां हैं वो इसीलिए लंबी चलती हैं कि बीमारी का नेचर ऐसा होता है, आई थिंक इससे बहुत सारे लोगों के मिसकंसेप्शंस दूर होंगे साइकाइट्रिक इलनेसेस की दवाइयों को लेकर, और लोग अपना बहुत ज्यादा नुकसान कर बैठे इससे पहले जरूर हेल्प ले लेंगे. So this was very, very useful. Thank you very much for your time. Thank you very much for having me here. तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा. इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि हम में से किसे इस वीडियो को इस समय पर देखने की जरूरत है, और कई बार ऐसी इंफॉर्मेशन लोगों की जान भी बचा सकती है. तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कंसर्न्स हैं, तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में टाइप करके भेज सकते हैं, और मैं डॉक्टर प्रशांत गुप्ता से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इनका जवाब दें. So thank you for watching, guys. Please like this video, share it and comment. And if you've not already done that, please subscribe to my channel and spread the word about it. See you next Saturday. Till then, stay healthy, stay happy, and yes, you got it right. Stay tuned.